रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अपने आप में इतनी ज़्यादा अजीब कहानी है कि इस कहानी के अंदर पहले कातिल पकड़ा जाता है। उसके बाद पुलिस वाले कातिल से तमाम तरीके की वजहें वगैरह पूछते हैं। कातिल वजह बताता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, कातिल पकड़ा भी गया है, उसने कत्ल करने की वजह भी बता दी है, अब चार्जशीट बनाएंगे, उसके बाद इसको जेल भेजेंगे। लेकिन पुलिस वाले ये सारे काम कर ही रहे थे कि इसी बीच में पुलिस वालों को पता चलता है कि कत्ल करने की वजह जो इसने बताई है दरअसल वजह तो कुछ और है। और जब वो वजह निकल के आती है तो यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग उस वजह को सुनेंगे तो आप लोग सोचने और समझने में मजबूर हो जाएंगे। और यहीं से जो पूरा केस होता है ये 90 डिग्री तक घूम जाता है। कहानी की बात करें तो कहानी बिहार की है। बिहार में एक जगह लगती है नाथनगर, और इसी नाथनगर के अंतर्गत एक और जगह है बसरीपुर। और इसी बसरीपुर में एक व्यक्ति जिनका नाम संतोष है ये रहा करते थे। अच्छा, संतोष जो थे ये कपड़ों की बुनाई वगैरह का काम काज किया करते थे, दुकानों पर देते थे, सेल करते थे। काम काज अच्छा चल रहा था। सर्दी का मौसम है तो ऐसे में तो कपड़ों की डिमांड और ज़्यादा रहती है। और संतोष के ही साथ में उसका एक भांजा भी रहता था जिसका नाम था अभिषेक। संतोष और अभिषेक दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे। सर्दी का मौसम था, कपड़ों की डिमांड ज़्यादा थी। ऑलरेडी अगर देखेंगे तो सर्दियों में लोग ज़्यादा ही कपड़े बनाते हैं। तो ऐसे में सब कुछ इन दोनों के लिए बहुत अच्छा चल रहा था। तो इन दोनों ही मामा भांजों का जो बिज़नेस था ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 21 दिसंबर साल 2025, यानी अभी बस पिछला वाला जो महीना गुजरा है। 21 दिसंबर साल 2025 को जो भांजा अभिषेक होता है ये सुबह सुबह तैयार होकर निकलता है। उसके बाद में ये चला जाता है। बाकी जो मामा संतोष था और बाकी के जो परिवार वाले थे ये सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, दोपहर होती है, सब लोग दोपहर का खाना खाते हैं। उसके बाद में फिर अपने कामों में लग जाते हैं। शाम होने को आई थी लेकिन अभिषेक लौट कर नहीं आया था। अच्छा, आमतौर पे घरों में लोग कहने भी लगते हैं कि सुबह का गया हुआ है, न जाने कहाँ है, न कोई फ़ोन किया है, कब आएगा ऐसा भी कुछ नहीं बताया। टाइम भी इतना ख़राब हो रहा है, सर्दी का मौसम है। लिहाजा उसके बाद में जो पत्नी होती है अभिषेक की वो अभिषेक को कॉल करती है, लेकिन अभिषेक फ़ोन उठाता नहीं है, फ़ोन कट कर देता है। लेकिन उधर से एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है कि मैं कहीं काम से आया हुआ हूँ, बहुत जल्द लौट आऊँगा। अब उसके बाद पत्नी जो होती है दोबारा फिर से फ़ोन कर देती है। इस बार अभिषेक फ़ोन उठाता है। उठाने के बाद में थोड़ा सा लहजा बिगाड़ते हुए नाराज़गी की आवाज़ में ये अपनी पत्नी से कहता है कि एक बार बोल दिया ना कि मैं बाहर आया हुआ हूँ, तो बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब करने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, पत्नी बेचारी जब आवाज़ सुनती है तो दिल को थोड़ा सा सुकून पाती है, कलेजे पर ठंडक पाती है कि चलो ठीक है, पति ने भले ही गुस्से से बोला लेकिन मैंने उनकी आवाज़ सुन ली, इतना ही बहुत है, आ जाएंगे, कहीं काम से होंगे। लिहाजा उसके बाद में पत्नी फ़ोन कट कर देती है। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। पत्नी सब लोगों को बता दी है कि ऐसा ऐसा है, उन्होंने ऐसा बोला है। बाकी सब लोग खाना वाना खाकर शाम का सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। अब जब सुबह होती है तो अभिषेक तो आया नहीं था। लिहाजा पत्नी फिर से फ़ोन लगाती है, लेकिन इस बार जब ये फ़ोन लगाती है तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब फ़ोन स्विच ऑफ है, रात भर आया भी नहीं। तो ऐसे में परिवार वालों को चिंता भी होती है। सब लोग यही कहते हैं कि अब तक तो आ जाना चाहिए था, और अगर नहीं आया तो फिर फ़ोन करके बताना चाहिए था कि वहाँ हूँ, नहीं आ पाया, ये वजह है। तो ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि अभिषेक का मोबाइल बंद हो गया हो या फिर वो घर नहीं आया हो। इस तरीके का इत्तेफाक ये पहली बार था। अब इस बात की जो सूचना होती है जो वो अभिषेक की पत्नी थी ये घर वालों को भी देती है। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान। संतोष के जो अभिषेक के जो मामा होते हैं संतोष, उनको भी ये बात पता चलती है। अब संतोष तुरंत अपने भांजे अभिषेक का फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन तो पत्नी पहले ही ट्राई कर चुकी थी जो कि स्विच ऑफ था। अब संतोष भी थोड़ा परेशान होते हैं। उसके बाद अभिषेक की पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारी जब लास्ट टाइम बात हुई थी कोई जगह ऐसा कुछ बताया उसने क्या। तो पत्नी कहती है कि नहीं, बस उन्होंने इतना ही कहा था कि कहीं काम से आया हुआ हूँ, आ जाऊँगा, क्यों बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने भी फ़ोन काट दिया, सोचा आ जाएंगे, लेकिन जब सुबह हो गई मैं परेशान हुई, सुबह को फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। अब परिवार वालों की चिंता बढ़ती रहती है। परिवार वाले लगातार फ़ोन लगाते रहते हैं, फ़ोन लगता नहीं है। बाकी के आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि हाँ, संतोष को सुबह सुबह तैयार होकर जाते तो देखा, लेकिन उसके बाद से हमने संतोष को दिन भर देखा ही नहीं है। लिहाजा उसके बाद में जो परिवार वाले होते हैं जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो उसके बाद सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में सारी बात बताते हैं कि इस तरीके से संतोष कल के दिन गया था। हमने फ़ोन लगाया तो उधर से एक मैसेज आया,
बाद में फिर फ़ोन लगाया तो फ़ोन करके नाराज़गी में बोला कि आ जाऊँगा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो इतना। अब पुलिस वालों को भी लगता है कि हो सकता है कि अभिषेक कहीं ऐसी जगह हो कि वो परिवार वालों को बताना ना चाहता हो। इसलिए पुलिस वाले जो होते हैं इस मामले को उतनी ज़्यादा गंभीरता नहीं देते हैं जितनी उन्हें देना चाहिए थी। पुलिस वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग देखेंगे। अब परिवार वाले वापस आ जाते हैं घर। घर आने के बाद में परिवार वाले फिर से फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन फिर से स्विच ऑफ, और इसी कश्मकश में तकरीबन 2 दिन का और समय गुजर जाता है। अब 2 दिन का समय गुजर चुका था, पुलिस वालों ने मामले को इतनी ज़्यादा गंभीरता दी नहीं थी। लिहाजा अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अभिषेक कहाँ चला गया, फ़ोन बार बार लगा रहे हैं, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। और ऐसा करते करते 2 दिन का और समय गुजर जाता है, यानी अब टोटल 4 दिन गुजर चुके थे। अब किसी परिवार का कोई सदस्य 4 दिन गुजर जाने के बाद भी अगर घर नहीं आएगा तो उस परिवार की हालत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसलिए जो अभिषेक के मामा संतोष होते हैं अब दौड़े दौड़े भागे भागे फिर से पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब, हमने एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी, आप उस मामले में कुछ कर नहीं रहे, ऐसा कैसे काम चलेगा। अब पुलिस वाले जब इस बार ये सुनते हैं कि 4 दिन का समय गुजर चुका है और अभिषेक नहीं आया है, अब पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। लिहाजा अब पुलिस वाले इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए सबसे पहले अभिषेक की तलाश शुरू करते हैं। अभिषेक की तलाश पुलिस वाले शुरू करते हैं। इधर जो मामा संतोष था, इसके पास में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति संतोष को बताता है कि तुम अपने भांजे अभिषेक को ढूंढ रहे हो। संतोष कहता है कि हाँ, ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद में वो सामने वाला व्यक्ति बताता है कि तुम्हारे भांजे अभिषेक का कत्ल हो चुका है। अब जैसे ही ये बात संतोष सुनता है तो उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि भाई ये क्या बात सुन रहा हूँ। उसके बाद में पूछता है कहाँ, कैसे, तो उसके बाद में वो जगह बताता है। अब संतोष और डिटेल पूछने की कोशिश करता है। जब संतोष और डिटेल पूछने की कोशिश करता है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है फ़ोन कट कर देता है। अब संतोष इधर से फिर से कॉल लगाता है, लेकिन इस बार फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब दोस्तों, एक व्यक्ति के पास ये फ़ोन आया कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं उसका तो कत्ल हो चुका है। आप उसकी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके ऊपर गमों का पहाड़ किस कदर टूटा होगा। लिहाजा संतोष अब घर में बिना बताए सीधा सीधा पुलिस के पास पहुंचता है, और पुलिस के पास पहुंचने के बाद में बताता है कि साहब, इस तरीके से एक फ़ोन आया, उसने बताया है कि फला जगह पर कत्ल हो गया। पुलिस वाले तुरंत संतोष के साथ में उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, और जैसे ही पुलिस वाले उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो चीज़ें देखते हैं, उन्हें देखने के बाद में पुलिस वालों के भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वहां पर एक धड़ पड़ा हुआ है। धड़ के साथ में उसके हाथ हैं, न पांव मौजूद हैं और न सर मौजूद है। संतोष उस धड़ को देखते ही तुरंत शिनाख्त कर लेता है, कहता है कि साहब, ये तो मेरे भांजे अभिषेक का धड़ है। अब उसके बाद में संतोष का रो रो कर बुरा हाल है, मानो जैसे उसके ऊपर बिजली सी कौंध जाती है। अब पुलिस वाले भी ये सोचते हैं कि आखिरकार कौन ऐसा व्यक्ति था जो फ़ोन करके ये बताया कि कत्ल हो चुका है। पुलिस वाले उस नंबर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। शायद सिम, बैटरी, ये सारी चीज़ें निकाल दी गई थी। लिहाजा फिर पुलिस वाले ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मदद करना चाहता हो, लेकिन किसी लफड़े में ना पड़ जाए, इसलिए पुलिस के सामने नहीं आना चाहता है। लिहाजा पुलिस वाले अब इस पूरे केस को सुलझाने के लिए पहली बार टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेते हैं। यानी पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेड बॉडी जहाँ पर मिली है वहाँ पर उस समय कितने नंबर एक्टिव थे। अब जब इन नंबरों को ज़ीरो इन करना शुरू किया जाता है तो 3 से 4 नंबर ऐसे थे जो उस जगह पर एक्टिव थे। एक नंबर वो भी था जिस नंबर से कॉल किया गया था। अब लिहाजा जब वो नंबर उसी जगह पर एक्टिव पाया जाता है तो उसके बाद में पुलिस वाले अब उस नंबर की पूरी डिटेल्स निकालते हैं कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कौन इस नंबर को चला रहा है। अब जब पुलिस वाले ये डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी राधे नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पता किया जाता है कि भाई राधे कौन है, तो पता ही चलता है कि ये जो राधे है ये इसी अभिषेक और संतोष के अंडर में काम किया करता था। उसके बाद में पुलिस वाले पहुंचते हैं, राधे को अरेस्ट करते हैं, लेकिन राधे के साथ में राधे का एक दोस्त होता है जिसका नाम ऋतिक होता है, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इन दोनों को लेकर पुलिस थाने लेके आया जाता है। उसके बाद में इनसे पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो उसके बाद में जो राधे होता है वो कहता है कि हाँ, कत्ल हो गया। अब पुलिस पूछती है कि क्यों और किस वजह से कत्ल हो गया, तो राधे कहता है कि मेरा अभिषेक के साथ में झगड़ा हुआ था। अब पुलिस वाले पूरी डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। तो जब पुलिस वाले डिटेल्स के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि राधे और ऋतिक के पास में एक टुक टुक था जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा से जाना जाता है। वैसे उसका नाम ई रिक्शा है। अब कहीं पर टुक टुक, कहीं पर टोटो, कहीं पर टिर्री, अलग अलग नामों से इस वाहन को जाना जाता है। दरअसल इसी ई रिक्शे को राधे और ऋतिक
अभिषेक और संतोष के लिए कभी रुई कभी कपड़ा लाने में काम किया करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। उसके बाद में राधे एक दिन अभिषेक से कहता है कि यार हमें मोबाइल की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं जाते हैं तो फ़ोन करना पड़ता है, खाली समय में रील वगैरह देख लेंगे। तो अभिषेक कहता है कि देखो मोबाइल फ़ोन तो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। अभिषेक कहता है कि हाँ, अगर तुम चाहो तो किस्तों में तुम्हें मोबाइल दिला सकता हूँ। अब राधे और ऋतिक कहते हैं कि चलो ठीक है, किस्तों पे दिला दो। अभिषेक 10,000 रुपये राधे से ले लेता है पहले जमा करने के लिए, यानी जो एक पहले जो अमाउंट जमा की जाती है उसके अलावा किस्तें, यानी डाउन पेमेंट। अब 10,000 रुपये वो जमा कर दिए जाते हैं, बाकी के 10,000 रुपये की किस्तें मान ली जाती है। 20,000 रुपये का टोटल फ़ोन लिया जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। 2-4 महीने ये और काम करते हैं ये दोनों लोग, लेकिन सैलरी वगैरह मिलती नहीं है। पैसे जो हैं वो अभिषेक और संतोष की तरफ रुक जाते हैं। अब राधे और ऋतिक जो थे वो अभिषेक से एक दिन कहते हैं कि बाकी के जो बचे हुए 10,000 रुपये हैं आप हमें दे दीजिए, क्योंकि मोबाइल की किस्त लगातार बाउंस हो रही है और किस्त बाउंस होगी तो फिर पेनल्टी वगैरह पड़ जाएगी। तो हम वो बाकी की पेमेंट जमा कर देते, जिससे 20,000 का मोबाइल कहीं हमें 22-24 में ना पड़ जाए। अब जो अभिषेक होता है वो कहता है कि पैसे तो मेरे पास है नहीं। इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। उसके बाद में राधे और ऋतिक अभिषेक को एक सुनसान जगह पर लेके जाते हैं, वहाँ पर उसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद में जो टिर्री होती है, उसी टिर्री से उस डेड बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। अब जैसे ही ये सारी बात पुलिस वाले सुनते हैं, उसके बाद इन दोनों को लेकर पहुंचते हैं कि बताओ तुमने डेड बॉडी के जो पार्ट्स थे वो कहाँ कहाँ फेंके। गोताखोरों की टीमों को बुलाया जाता है। नदी में फेंके तो वहाँ से निकाले जाते हैं, बरामद किए जाते हैं। उसके बाद में उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी परिवार वालों को सौंपी जाती है। जो टुकड़े थे उनको साथ में रखकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस पूरे इलाके के अंदर तनाव बढ़ चुका था। पुलिस की बटालियन लगातार वहाँ पर मौजूद थी, किसी भी तरीके का कोई तनाव ना बढ़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जो कई सारे लोगों के जहन में था, जो मामा संतोष थे उनके जहन में भी था, कि आखिरकार कोई 10,000 रुपये के लिए इतना भयानक और इतनी बेरहमी से कत्ल नहीं करेगा। हाँ, मारपीट हो जाए, झगड़ा हो जाए, उसमें मौत हो जाए, बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से डेड बॉडी के टुकड़े कर अलग अलग फेंका गया है, ये महज 10,000 रुपये के लिए कोई नहीं कर सकता। इसलिए मामा संतोष जो होते हैं पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, महज 10,000 रुपये के लिए तो ये कत्ल नहीं हुआ है। कत्ल के पीछे कोई और वजह होगी, कोई और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, आप पता लगाओ। अच्छा, पुलिस वालों का भी माथा ठनकता है कि हाँ यार ये बात तो ठीक है, कोई 10,000 रुपये के लिए इतना बड़ा कत्ल कैसे कर सकता है। उसके बाद में पुलिस वाले इनसे घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं। जो क्राइम सीन था उसको रिक्रिएशन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार इन दोनों के जो बयान थे, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो इनका साथ नहीं दे रही थी। पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में पुलिस वाले इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। और दोस्तों जब पुलिस वाले इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाते हैं, उसके बाद में ये दोनों जब पुलिस वालों के सामने टूटते हैं और उसके बाद में जो कहानी सुनाते हैं, ये कहानी इतनी ज़्यादा भयावह और ख़तरनाक थी कि जिसको सुनकर इंसान के पांव तले से ज़मीन खिसक जाए। दरअसल इन दोनों के हिसाब से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1 साल पहले से। दरअसल जो मामा संतोष था, ये पहले से ही साइबर अपराधी था, यानी लोगों से पैसों की ठगी करना, पैसा वसूलना। अब जब पैसा आता तो उसके बाद में लड़कियां रखने का शौक। इसी बीच में एक लड़की से इसकी दोस्ती होती है। वो लड़की संतोष की गर्लफ्रेंड बन जाती है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो लड़की संतोष की गर्लफ्रेंड बनी है, वो लड़की अभिषेक की भी गर्लफ्रेंड है। अब जब अभिषेक को ये बात पता चलती है तो अभिषेक के मन में एक आइडिया आता है। उसके मन में यह आइडिया आता है कि मामा उसका लाखों में कमाता है, साथ के साथ उसी की प्रेमिका से उसने संबंध बना लिए। तो अब वक्त आता है कि मामा को ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि जो संतोष था ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा डरा करता था और इसी बात का फ़ायदा अभिषेक उठाना चाहता था। दरअसल अभिषेक ने अपने मामा से कहा कि मामा मुझे भी लाखों में कमवाओ, और अगर तुम मुझे लाखों में नहीं कमवाओगे तो तुम्हारा जो प्रेम संबंध चल रहा है उसके बारे में मामी को बताऊंगा, और जो तुम्हारा जो साइबर अपराध चल रहा है उसके बारे में पुलिस को बताऊंगा। अब जब मामा संतोष ये बात सुनता है, हड़बड़ा जाता है। अब उसके बाद संतोष जो था ये अलग से प्लानिंग बनाता है। यानी अभिषेक तो प्लानिंग कर चुका था, लेकिन अब संतोष प्लानिंग करता है। संतोष अपने प्लान में 3 लोगों को शामिल करता है, और ये तीनों लोग उनके ही साथ में काम करने वाले लोग थे। एक था राधे, एक था ऋतिक और एक था आयुष। इन तीनों को शामिल करता है। कहता है कि अभिषेक को रास्ते से हटाना है, इतना इतना पैसा मिलेगा, नाम मेरा आना नहीं चाहिए, जुबान तुम्हें खोलनी नहीं है। उसके बाद में ये अपने भांजे अभिषेक को वहाँ पर भेजता है। अपने इन तीनों के साथ में बाकायदा शराब की एक पार्टी होती है,
और अपने भांजे अभिषेक से कह देता कि अगर तुम्हारी पत्नी या फिर घर से कोई फ़ोन करे तो कह देना कहीं काम से आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी पार्टी में भंग पड़ जाएगा। अभिषेक ऐसा ही करता है। बाकी ये लोग राधे, ऋतिक और आयुष जो थे, ये अभिषेक से ये भी कहते हैं कि शराब के बाद लड़की का भी इंतजाम किया गया है। उसके बाद में ये लोग एक घर के अंदर पहुंचते हैं। अब जैसे ये लोग घर के अंदर पहुंचते हैं, तुरंत ये लोग अभिषेक के जांग में गोली मार देते हैं। जांग में गोली कुछ इस तरीके से मारी जाती है कि हड्डी एक ही बार में डैमेज हो जाती है। उसके बाद में अभिषेक के मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं, उसके हाथ वगैरह बांधते हैं। उसके बाद पूरी रात उसी घर के अंदर उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं पर एक गड्ढा खोद देते हैं ताकि खून रिस रिस कर उस गड्ढे के अंदर चला जाए। उसके बाद गड्ढे के ऊपर मिट्टी पाट देंगे, क्राइम सीन का किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद ऐसा ही होता है। उसके बाद अगले दिन संतोष इन तीनों को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद में कहता है कि मार्केट से एक इलेक्ट्रिक आरी लो और उस आरी से टुकड़े कर कर अलग अलग जगहों पर फेंक दो। उसके बाद में ये लोग ऐसा ही करते हैं, एक आरी खरीदते हैं। पहले सर को काटा जाता है, फिर उसके बाद दोनों पाँव काटे जाते हैं। धड़ और हाथ जो थे वो एक जगह फेंक दिए जाते हैं, बाकी सर अलग नदी में फेंक दिया जाता है, पैर अलग जगह फेंक दिए जाते हैं। उसके बाद में ये जो संतोष था नाटक करता है। नाटक करते हुए कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है। पुलिस से कहता है कि मेरे पास फ़ोन आया था, बताया गया कि मर्डर हो गया। हालांकि उसके बाद में पुलिस वाले राधे और ऋतिक को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। और 10,000 रुपये की झगड़े वाली बात आई थी, पुलिस वाले उन्हीं पैसों की वजह से इन दोनों को कातिल मानकर जेल के अंदर भेजने ही वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं संतोष इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था कि उसकी इस ओवर स्मार्टनेस ने उसका जो भेद था वो खोल दिया। और पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो लोग यही कह रहे थे कि अवैध संबंध और हराम का पैसा, इसकी वजह से ऐसा हुआ कि एक मामा ने अपने सगे भांजे का ही कत्ल करा दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में अपना जो भी विचार रखते हो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।